नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नमाला से संबंधित कुछ सवाल कर रहे थे। आज हम उससे आगे बात करते हैं। एक सवाल संख्या 7वां है, ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इस सारणी का मान निकालना है। अपन लोगों की 11वीं क्लास में बात हुई थी कि इकाई के जो घनमूल है वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और इनमें ये समझ होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, और दूसरी कंडीशन होती है कि ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1। इन दो शर्तों का उपयोग करते हुए हम लोगों को इस प्रश्न को सरल करना है। इस सारणी का मान निकालते हैं। डेल बराबर 1 ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 8, 1 ओमेगा की पावर 8, 1 ओमेगा की पावर 4। अब देखो, ओमेगा क्यूब से अगर आगे के मान निकालने हैं तो ऐसी स्थिति हम लोगों ने 11वीं क्लास में सीखा है। जैसे मान लो ओमेगा की पावर 4 का मान निकालना है, ओमेगा की पावर 5 का मान निकालना है, ओमेगा की पावर 6 का मान निकालना है। तो इसका तरीका होता है कि जो भी घात होती है इस घात में आप 3 का भाग दीजिए। अगर 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है, ऐसी स्थिति में उसका मान ओमेगा होगा। अगर 3 का भाग देने पर शेषफल 2 आता है, ऐसी स्थिति में ये ओमेगा स्क्वायर होगा। और अगर 3 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो ऐसी स्थिति में उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है। यहाँ की बात करें, डेल बराबर 1 ओमेगा की पावर 4 है, इस घात में 3 का भाग दे दो। जब 4 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1। और अगर 1 शेषफल है उसका मान ओमेगा होता है, ये ओमेगा। फिर आया ओमेगा की पावर 8, इसमें जब भाग देंगे ऐसी स्थिति में शेषफल 2 बचेंगे तो इसका मान होगा ओमेगा स्क्वायर। फिर वापस ओमेगा की पावर 4 है, इसकी जगह ओमेगा, ओमेगा की पावर 8 इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, और ये 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये ओमेगा। ये इसको सरल करने का तरीका होता है। अगर 3 से अधिक आते हैं ऐसी स्थिति में 3 का भाग दिया जाता है। अगर शेषफल 1 बचता है तो ऐसी स्थिति में उसका मान ओमेगा होता है। शेषफल 2 आता है तो ओमेगा स्क्वायर है, और पूरा भाग जाता है यानी शेषफल 0 हो, ऐसी स्थिति में उसका मान 1 होता है। अब हम लोगों को इसको सरल करना है। सारणी का मान जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, हम लोग कहते हैं हमें ये कोशिश करनी है कि सर संक्रियाओं का गुणधर्म का उपयोग लगाकर सारणी में ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाया जाए ताकि सारणी का मान सरल हो जाए। या हम लोग कुछ सवालों में ऐसा भी करते हैं कि सभी पंक्तियों या सभी स्तंभों को हम लोग जोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों पंक्तियों को जोड़ देता हूँ, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। अपनी ऐसी पहले बात हो रखी है, आप तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़ सकते हो, इससे सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ लिख दिया R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब होता है कि पहली पंक्ति चेंज होगी, इस प्रकार से चेंज होगी कि तीनों पंक्तियों को जोड़ना है, बाकी की सारी पंक्तियां ऐसी पड़ी रहेगी। इससे सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये डेल बराबर आएगा, तीनों पंक्तियों को जोड़ो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी तीनों पंक्तियों को जोड़ो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी तीनों पंक्तियों को जोड़ो, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी की 2 पंक्तियाँ ऐसी पड़ी रहेगी, ये ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अभी अपनी बात हुई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका मान 0 होता है। ये इसका मान रखते हैं तो डेल बराबर इसका मान 0 रख दिया, ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा स्क्वायर 1, 0, 1 ओमेगा। यहाँ लिख देना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने सारणी के मान निकालने के लिए कुछ गुणधर्म पढ़े हैं, और उन गुणधर्म में हमने तय किया था कि अगर सारणिक में
किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान शून्य होता है। तो आप देखो इस पहली पंक्ति के सभी अवयव शून्य है, ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान भी शून्य होगा। एक 8वां सवाल है, हम लोगों को x का मान निकालना है। अब देखो इस सारणी का स्कोर है, तो जब कभी भी सारणी का स्कोर करना हो, ऐसी स्थिति में आप लोग इस सारणी का मान निकाल के और फिर उसका स्कोर कर दीजिए। यूँ नहीं सीधा कि प्रत्येक अवयव का स्कोर कर दिया, जैसा इसका स्कोर का मतलब है 16, 1, 4, 1, ऐसा सारणी को सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, इसका मान निकालना है तो पहले हमें सारणी को सरल करना है। सरल करने का तरीका होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा दिया है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 3x माइनस 2 माइनस x इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये हो जाएगा प्लस का 6। अब हम लोग इसको सरल करते हैं कि 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3x माइनस 2 माइनस x और माइनस का 6। 4 बराबर इसको सरल करते हैं, यह आया 2x और माइनस का 8, तो 2x बराबर कितना आया 12, यानी यहाँ से x का मान कितना आया 6। ऐसे करके ये कोई एक सवाल संख्या 8वां है। एक हम लोग सवाल संख्या 90 की बात करते हैं। 90 सवाल में दे रखा है कि डेल का मान दे रखा है और इसके संगत सेकंड के बारे में बता रखा है कि A11 का सेकंड है F11, A12 का F12, A13 का F13, इस प्रकार से हैं। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा इनमें से कौन सा सही है। देखो हम लोगों ने सारणी के जब गुणधर्म पढ़े थे तो वहाँ हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी पंक्ति के अवयव है और उन अवयवों के संगत अगर सेकंड है, इनका गुणा करके उनका अगर बीजीय योग करें, ऐसी स्थिति में वो हमेशा सारणी का मान होता है। यहाँ थोड़ा समझना देखें, जैसे मान लीजिए ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का अवयव है A11, A12 और A13। इसके संगत जो सेकंड है वो क्या होंगे F11, F12 और F13। और अब अगर इनका बीजीय योग करते हो, ऐसी स्थिति में ये जो मान है, ये मान हमेशा सारणी का मान होता है। हमें ये भी पता है कि उप सारणी में तो चिन्ह का निर्धारण नहीं करते हैं, और जैसे ही उप सारणी में चिन्ह तय कर देते हैं तो वही उप सारणी सेकंड कहलाता है। फिर हम लोगों ने गुणधर्म ये भी पढ़ा था कि अगर आपने अवयव तो पहली पंक्ति के लिए A11, A12, A13 और सेकंड किसी दूसरी या तीसरी पंक्ति के लिए, जैसे मान लो दूसरी पंक्ति के सेकंड कौन से होंगे F21, F22, F23, F21, F22, F23। अब अगर हम इनका बीजीय योग करें, ऐसी स्थिति में उनका मान हमेशा 0 आएगा, चाहे कोई भी सारणी हो। तो इन दो गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हम लोगों को इस सवाल को सरल करना है। तो देखो पहले ऑप्शन की बात करता हूँ। यहाँ आप देखोगे तो पहले ऑप्शन में दूसरी पंक्ति के सारे अवयव है A12, A22 और A32। अब देखो इसके संगत जो सेकंड है वो F12, F22 और F32 है। अवयव दूसरे स्तंभ के और सेकंड भी दूसरे स्तंभ के, और इनका जो बीजीय योग करते हैं तो वो हमेशा सारणी का मान होता है, इसका मान 0 नहीं होता है। ये ऑप्शन गलत है। फिर बी ऑप्शन की बात करते हैं 1 2 2 2 3 2, यानी दूसरे स्तंभ की बात करनी है, और सेकंड भी कौन से स्तंभ के है दूसरे स्तंभ के। इसका जो मान है वो हमेशा किसके बराबर होता है सारणी के बराबर, डेल के बराबर होता है। जबकि ये ऑप्शन कह रहा है कि डेल के बराबर नहीं होता है, यानी दूसरा ऑप्शन भी क्या है गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन में ये कह रहा है कि दूसरा स्तंभ और इसके संगत क्या है सेकंड, ये भी दूसरे स्तंभ के। इसके जब मान की बात करेंगे उसका मान किसके बराबर है डेल के। और चौथा ऑप्शन है माइनस का डेल, यानी ये माइनस डेल के बराबर नहीं होगा। ये एक सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ऐसे करके ये कोई एक नमा सवाल है। फिर हम लोग बात करते हैं 10वें सवाल की। 10वें सवाल में कह रखा है कि इस सारणी का मान ज्ञात करना है। देखो अपनी बात हुई थी कि सारणी का जब कभी भी मान ज्ञात करें तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारणी में
ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शून्य बनाने का तरीका ये होता है कि आप या तो कोई तीनों पंक्तियों को या स्तंभों को जोड़ दीजिए या कोई दो पंक्तियों को आपस में घटा दीजिए। इस प्रकार की संक्रिया लगाते हैं। अच्छा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर सारणिक में तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों को जोड़ दें किसी पंक्ति के स्थान पर या किसी स्तंभ के स्थान पर, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 10वें सवाल की बात करते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब होता है कि R1 चेंज यानी पहली पंक्ति को चेंज करना है। और किस प्रकार से करना है? तीनों पंक्तियों को जोड़कर। तो तीनों पंक्तियों को जोड़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, ये तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया। यहाँ पर भी जोड़ता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, और यहाँ पर भी जोड़ता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का 2। दूसरी पंक्ति ऐसी पड़ी रहेगी, z x y और 2 2 2। अब आप देखो, ये जो पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 ये कॉमन आ रहा है। इस पहली पंक्ति में कॉमन लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। जब कॉमन लोगे पीछे रहेगा 1 1 1 जेड x y 2 2 2। अब हमें इसको सरल करना है। यहाँ से आप चाहो तो सीधा सरल कर दो। हम लोगों ने एक गुणधर्म पढ़ा है कि अगर सारणिक में कोई एक पंक्ति किसी अन्य पंक्ति की कुछ गुणज हो तो ऐसी स्थिति में उस सारणी का मान हमेशा शून्य होता है। आप देखो, ये जो तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति की 2 गुणा है। अगर आप पहली पंक्ति को 2 से गुणा करते हो तो तीसरी पंक्ति प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में इस सारणी का मान सदैव शून्य होगा। ये आया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, और इसका मान कितना? 0। पूरे कितना हो गया? 0। एक तरीका दिया होता है। अगर मान लो ये समझ में नहीं आए तो ये काम हम ये कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि सारणिक में अगर कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सभी अवयव 1 1 1 हो, ऐसी स्थिति में उनमें से 2 0 बनाने होते हैं। और 2 0 बनाने का तरीका, एक बार तो C2 माइनस C1 और एक बार C3 माइनस C1, ये काम करना। 2 0 बनेंगे और पीछे जो सारणी रहेगी उसका मान निकालना, वो भी कितना आएगा? 0। लेकिन ये काम तब करना जब हमें गुणधर्म ध्यान में नहीं आए। ऐसे करके ये कोई एक सवाल संख्या 10वां है। एक सवाल संख्या 13वें की बात कर लेता हूँ। 13वें सवाल में आपको इस सारणी का मान निकालना है। डेल बराबर 1 प्लस ए बी सी ए 1 प्लस बी सी ए बी 1 प्लस सी। इस सारणी का मान निकालना है। सबसे पहले देख लो कि कोई सीधा 0 बन रहा है क्या। अगर सीधा 0 नहीं बन रहा है तो आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ को जोड़ो। यहाँ जोड़ते हैं, 2 काम करते हैं, या तो मैं सभी पंक्तियों को जोड़ देता हूँ और या सभी स्तंभों को जोड़ता हूँ। एक बार सभी पंक्तियों को जोड़ के देखते हैं। R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक बार यहाँ स्तंभ को जोड़ के देखते हैं। C1 की जगह C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डेल बराबर, इसका मतलब होता है कि पहले स्तंभ को चेंज करना, और चेंज किस प्रकार से करना कि तीनों स्तंभों को जोड़ना। ये तीनों स्तंभों को जोड़ते हैं, इनको जोड़ोगे ना, ये आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। फिर यहाँ पर भी जोड़ते हैं, ये भी आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जोड़ोगे ये भी आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब होता है पहले स्तंभ को चेंज करना, और चेंज किस प्रकार से करना? तीनों स्तंभों को आपस में जोड़ना। बाकी के स्तंभ ऐसे ही पड़े रहेंगे। ये आया बी 1 प्लस बी बी सी सी 1 प्लस सी। जैसे ही मैंने तीनों स्तंभों को जोड़ा, अब आप देखो पहले स्तंभ में कुछ न कुछ कॉमन आ रहा है। तो पहले स्तंभ में कॉमन क्या आ रहा है? 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जब ये कॉमन आएगा पीछे क्या रहेगा? 1 1 1 बी 1 प्लस बी बी सी सी 1 प्लस सी। एक तरीका हम लोगों ने ये किया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ तीनों स्तंभों को जोड़ने की बजाय मान लीजिए तीनों पंक्तियों को जोड़ता हूँ। जब तीनों पंक्तियों को जोड़ोगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इन तीनों पंक्तियों को जोड़िए तो ए आएगा 3a प्लस 1,
यहाँ पर आएगा 3b प्लस 1 और यहाँ आएगा 3c प्लस 1। बाकी के जैसे पड़े रहेंगे 1 प्लस b c a b 1 प्लस c। अब देखो यहाँ पहली पंक्ति में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सवालों में ये पंक्ति वाली संख्या नहीं लगानी, केवल स्तंभ वाली संख्या लगानी है। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें केवल पंक्ति की संख्या लगेगी, कुछ में स्तंभ की, और कुछ सवाल होंगे जिनमें दोनों में से कोई सी भी लगा लो, एक ही बात है। अब हम इसको सरल करते हैं। अपनी बात हुई थी कि जब कभी भी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 1 1 1 हो, ऐसी स्थिति में आपको उनमें से 2 0 बनाना होता है। और 2 0 बनाने का जो तरीका होता है, आपको क्या काम करना, एक बार तो R2 माइनस R1 और एक बार R3 माइनस R1। यहाँ संख्या लगाता हूँ, R2 चेंज R2 माइनस R1 डेल बराबर 1 प्लस a प्लस b प्लस c। R1 ऐसे ही पड़ा रहेगा 1 b c। यहाँ चेंज करो, देखिए R2 माइनस R1, ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ चेंज करो, ये आया 1 और c माइनस c कितना हो गया 0। एक और काम कर सकते हैं हम कि R3 में से R1 चेंज कर देना। यहाँ लिख देता हूँ R3 चेंज R3 माइनस R1। ध्यान रखना यहाँ R3 माइनस R2 नहीं करना, क्योंकि R2 पहले चेंज हो रखा है, यानी R2 के स्थान पर 0 काम करेगा, इसलिए क्या करना R1, यहाँ R1 लिख दिया। अब इनको घटा दे, देखें ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, b माइनस b ये भी 0, और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। अब हम इसका मान निकालते हैं। अपनी बात हुई थी कि सारणी का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष करना जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम हो। आप देखो पहले स्तंभ के सापेक्ष कर लीजिए, इसमें 2 शून्य है, केवल इसी के सापेक्ष मान निकालना है। डेल बराबर 1 प्लस a प्लस b प्लस c। इनके चिन्ह तय करना, मान निकालने से पहले चिन्ह में बताया था कि 3 इंटू 3 की कोई सारणी होती है, उनका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। अब 0 वाले की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वो पूरे 0 हो जाएगा, केवल 1 के सापेक्ष प्रसार करना है। ये 1 के सापेक्ष प्रसार करता हूँ, ये 1 तो बात पड़ा रहेगा, फिर ये सारणी बचेगी, पंक्ति हटाओ, स्तंभ हटाओ, 1 0 0 1, और यहाँ इसका चिन्ह है वो प्लस का, और ये पूरा गुणन चलता रहेगा। डेल बराबर 1 प्लस a प्लस b प्लस c। इसको सरल करते हैं, 2 इंटू 2 की सारणी का मान होता है इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये तो 1 माइनस 0 1 1 इंटू 1 1, तो फाइनली मान आया 1 प्लस a प्लस b प्लस c। इस प्रकार से ये विविध के कुछ सवाल हुए हैं। धन्यवाद।